Good morning, students. Today we are here with another topic of chapter first. Chapter first from history, the rise of nationalism in Europe. Student, चैप्टर फर्स्ट जो हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं और नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप में स्प्रेड आउट हुआ, यानी यूरोप के कंटेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने 3-4 टॉपिक जो है वो अपने क्लियर कर लिए हैं। जिसमें हमने स्टडी किया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कैसे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट हुई। उसके बाद हमने टॉपिक स्टडी किया था जो लिबरल नेशनलिज्म है, वो हमने स्टडी किया था कि धीरे धीरे हर एक आइडियोलॉजी जो है वो यूरोप में डेवलप हो रही थी। स्टूडेंट, लिबरल वर्ड मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, जिसमें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर कि लोगों को फ्रीडम दी जाती है, मतलब फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस होती है लोगों को वो समझ आती है, उनको राइट्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके का अप एंड डाउन्स जो है यूरोप में चल रहा था और नेशनलिज्म जो है वो डेवलप हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि हम एक अलग आइडियोलॉजी जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी है ये, अ न्यू कंजर्वेशन या अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 तक का हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने नेपोलियन के बारे में भी स्टडी किया था कि कैसे जो फ्रांस में नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी थी, जो डेमोक्रेसी सेटअप हो गई थी वहाँ पर, उसको अबोलिश करने के बाद एक जो डिक्टेटरशिप वहाँ पे कायम की थी। तो उसके बाद 1815 के बाद यूरोप में क्या हुआ, एक नई आइडियोलॉजी आई जिसको कि कंजर्वेटिज्म कहा गया। देखो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कंजर्वेटिज्म होता है कि ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, यानी अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स, यानी कि एक ऐसी फिलोसफी होती है, एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो कि हमारे जो ओल्ड, यानी कि जो हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं, पुरानी जो हमारी एक फिलोसफी होती है, उस पुराने जो ट्रेडिशन होते हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलती है इसमें कंजर्वेटिज्म में। यानी लोग फॉलो करते हैं अपने पुराने रूल्स को, यानी पुराने रूल्स कैसे कि जैसे धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी यूरोप में, तो लोग डेमोक्रेसी को अब क्रिटिसाइज़ करने लगे। कौन क्रिटिसाइज़ करने लगे? जो कंजर्वेटिव्स थे। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी स्टडी किया था कि लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे। जो कंजर्वेटिव्स थे वो धीरे धीरे अब डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करने लगे और एक नई आइडियोलॉजी को लेकर आए जिसको कि कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। यानी कि उनको लगा कि जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, पुराने ट्रेडिशन हैं, उन्हीं के साथ लोगों को चलना चाहिए। और पुराने बिलीव्स और ट्रेडिशन क्या हैं? जो एरिस्टोक्रेसी है, एक तरह से जो मोनार्कियल सिस्टम है, लोग उसको लाइक करें। तो एक बाद में यूरोप में एक ऐसा टाइम आया, मैंने आपको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूरोप के बारे में जो नेशनलिज्म को जो हेल्प मिली, नेशनलिज्म को मतलब स्टैंड होने में एक हेल्प मिली। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही, जैसे अब कंजर्वेटिज्म आ गया, तो कंजर्वेटिज्म फिर किस तरीके से अब जो अपोलाइज किया गया लोगों के द्वारा, कैसे उसके अगेंस्ट हुए लोग, और फिर किस तरीके से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो बिल्डअप हुई। तो देखिए कंजर्वेटिज्म, यानी आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कंजर्वेटिज्म जो एक टॉपिक है वो क्या होता है। उसके बाद देखो जो मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे वो एक ऐसी सोसाइटी नहीं चाहते थे कि, यानी जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज थे कि लोग जो डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे थे, वो एक ऐसे सोसाइटी नहीं चाहते थे। मतलब वो एक ऐसी सोसाइटी रिटर्न में चाहते थे जहाँ पर कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो एरिस्टोक्रेसी है, वो फिर से डेवलप हो। और पहले क्या था, आप सब ने वो स्टडी किया है, मोनार्कियल सिस्टम था, जैसे जो चर्च थे उनके ऊपर पावर थी, जो सोशल हायरार्चीज़ होती हैं उनके पास पावर थी, यानी जो एक फैमिली होती है, एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, यानी उसकी जो पावर है वो होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ जो कंजर्वेटिव्स वो चाह रहे थे। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो ऐसा क्यों चाह रहे थे। इसके पीछे रीज़न है जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन ने किया। देखो नेपोलियन ने, हमने स्टडी किया था, नेपोलियनिक कोड आपने स्टडी की थी, जो एक उन्होंने जो सुधार किए थे फ्रांस में, कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको काफ़ी सुधारा था। तो जो उन्होंने जो सुधार किए थे अब लोगों को वो पसंद आने लगे।
और वो जो सुधार थे वो एक ही व्यक्ति के अंडर थे, नेपोलियन के अंडर थे। तो धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव्स थे उनको लगने लगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छे तरीके से संभालना है, अच्छे तरीके से उसको सक्सेसफुली काम करना है, किसी भी देश को बिल्डअप करना है, तो पावर जो है वो एक हाथ में होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने किस चीज़ को मतलब प्रेफर किया, जो मोनार्की सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप फिर से यूरोप में डेवलप होने लगी। अब उनको लगता था कि अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। यानी उनको क्या लगता था कि एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जो कि नेपोलियन के अंडर काफ़ी सुधर गया था। एक डायनेमिक इकोनॉमी होनी चाहिए, एक अच्छी इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति के अंडर हो। और जो फेडरल सिस्टम थे, यानी कि जो हमने देखा था कि जो दास व्यवस्था थी, जो दास प्रथा थी, जो भूदास होते थे, यानी तो उनको किस तरीके से ख़त्म किया था। सफरडम जो होते थे, जो ज़मीन पे किसी की काम करते थे, बिना पैसे के काम करते थे, तो उनको कैसे ख़त्म किया था नेपोलियन ने। और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब जो ख़त्म अबोलिश किया था। तो वो सारी चीज़ें एक ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ जो थी उसको स्ट्रेंथ कर रही थी, उसको ताकत दे रही थी वहाँ पर। यानी कि एक अच्छा सिस्टम बनाकर भी जो ऑटोक्रेटिक या मोनार्की है वो ज़्यादा डेवलप हो सकती है यूरोप में। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स। अब जो यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था इकट्ठे होकर, जिनमें कि ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया थी, उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को इकट्ठे होकर हराया था। तो वो सभी व्यक्ति इकट्ठा हुए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इकट्ठा हुए वेना में। वेना में यूरोप में मतलब एक सेटलमेंट हुई वहाँ पे, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। यानी यूरोप के लिए उन्होंने एक सेटलमेंट तैयार की। सेटलमेंट मीन्स क्या कि कुछ रूल्स तैयार किए, कुछ रूल्स बनाए, क्योंकि नेपोलियन की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी। नेपोलियन एक्सपेंड करता जा रहा था, मतलब युद्ध होते जा रहे थे। तो नेपोलियन को मिलके इन सब ने हराया। बाद में कंजर्वेटिज्म को इन्होंने प्रेफर किया और फिर क्या किया, इन्होंने एक वेना में ये सभी लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर मतलब रखे लोगों के सामने, और उन ऑब्जेक्टिव्स को ही ट्रीटी ऑफ वेना कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ट्रीटी ऑफ वेना। देखो जो ट्रीटी ऑफ वेना थी वो ट्रीटी ऑफ वेना जो थी वो 1815 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ वेना, जैसे आपने वर्साई की ट्रीटी स्टडी की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो यहाँ पर 10th में आप ट्रीटी ऑफ वेना स्टडी करेंगे। ट्रीटी ऑफ वेना जो है वो 1815 में हुई थी, जिसमें कि ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए थे। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना। तो ट्रीटी ऑफ वेना के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें की गई थी। उसमें फर्स्ट था द बार्बन डेंसिटी। जो बार्बन डेंसिटी थी, जो लुई 16 का जो वंश था, वो दोबारा से रिस्टोर किया गया वहाँ पर, क्योंकि वो ख़त्म कर दिया गया था। तो दोबारा से उसको पावर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को लगने लगा कि जो मोनार्की सिस्टम है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, तो दोबारा से वहाँ पर जो ऑटोक्रेसी थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया। और जो नेपोलियन ने जो टेरिटरीज़ को जीता था, मतलब उनको उससे छीन लिया गया। जो नेपोलियन ने इकट्ठी की थी काफ़ी सारी टेरिटरीज़ फ्रांस में उसने मिलाई थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको छीन लिया नेपोलियन बोनापार्ट से। तो बहुत सारी जो फ्रांस था उसके जितने भी एरियाज़ थे, जो बॉर्डर थे, उनके ऊपर छोटे छोटे देश बना दिए गए, ताकि फ्रांस जो है वो अपना एक तरह से अपना जो एक्सपेंशन होता है, जो अपने टेरिटरीज़ को बढ़ाना होता है, वो ना बढ़ा पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर कर दी गई थी। और जो मोनार्की सिस्टम है वो वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद देखो स्टूडेंट, एक जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज़ बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच। लेकिन इसके अलावा एक 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन था। कन्फेडरेशंस मीन्स यही होता है कि कुछ अलायंस थे, कुछ टेरिटरीज़ थी जो मिली हुई थी, जो नेपोलियन ने जीती थी, तो उनको अनटच रख दिया गया। मतलब वो फ्रांस से नहीं छीनी गई। बाकी बहुत सारी ऐसे एरियाज़ थे जो फ्रांस से दोबारा ले लिए गए, और जो जीते हुए देश थे, जिनमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे, उन्होंने आपस में उनको डिवाइड कर लिया था। उसके बाद वहाँ पे क्या था, अब देखिए वहाँ पर जैसे कंजर्वेटिज्म फिर से डेवलप हो गया। अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो कैसे थे, देखो जो कंजर्वेटिव्स थे वहाँ पर
जो कंजर्वेटिव्स था वो सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, जो ऑटोक्रेटिक शासन था वो शुरू हो गया था। अब वो किस तरीके थे, जो ऑटोक्रेटिक थे डिड नॉट टॉलरेट criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। देखो स्टूडेंट, जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसी तरह का अपने अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म था, मतलब अपनी बुराई वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, किसी तरह का डिसेंट पसंद नहीं करते थे कि कोई झगड़ा हो उनके अगेंस्ट, कोई व्यक्ति उनके अगेंस्ट खड़ा हो, वो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते थे। जैसे कि हमने देखा था कि जो लिबरल नेशनलिज्म है वहाँ पर क्या था कि लोग अपनी बात कहने के लिए मतलब उनके पास राइट था, उनके पास फ्रीडम थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कोई उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करे। उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, और जो मेन रिस्ट्रिक्शन थी उनकी वो किस पे थी, वो प्रेस पे थी। जो मीडिया होती है उस पर उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। ये मेन पॉइंट आता है इसमें कि उन्होंने उस पर सेंसरशिप लगा दी थी, जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हो गए। क्योंकि अब लोगों को तो देखो नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया था, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप हो चुकी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने स्टडी कर लिया है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती गई तो लोगों को जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनकी ये सारी पॉलिसी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, और लोग उनके धीरे धीरे उनके अगेंस्ट जो है वो खड़े होना शुरू हो गए। और स्पेशली जो सेंसरशिप लगाई थी उसके अगेंस्ट तो लोगों का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अराइज हो गया, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा हो गया। और धीरे धीरे उसके बाद एक नई आइडियोलॉजी यूरोप में डेवलप हुई, जिसने कि नेशनलिज्म की फीलिंग को और बिल्डअप किया। और ये जो नई आइडियोलॉजी थी ये थी रेवोल्यूशनरीज, मतलब जो रेवोल्यूशनरीज आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी को देने वाले कौन थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो रेडिकल्स थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जिसमें हम रेडिकल्स स्टडी करेंगे। और रेडिकल्स जो रेवोल्यूशनरीज थे किस तरीके से उन्होंने जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी जो एक ऑटोक्रेटिक रूल दोबारा से आ गया था यूरोप में, कैसे उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसके अगेंस्ट कैसे उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, एक आवाज़ उठाई, और फिर से नेशनलिज्म जो है यूरोप में वो कैसे डेवलप हुआ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा द रेवोल्यूशनरीज। आई होप आपको ये कंजर्वेटिज्म टॉपिक समझ आ गया होगा। ट्रीटी ऑफ वेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। कई बार कंजर्वेटिज्म जो है उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, प्लस ट्रीटी ऑफ वेना के ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि ट्रीटी ऑफ वेना क्यों हुई थी, और इसमें जो नेपोलियन के द्वारा जो बनाई गई कोड ऑफ कंडक्ट थी उसको किस तरीके से इसमें ख़त्म किया था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द रेवोल्यूशनरीज। थैंक यू सो मच।